नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दिवंगत बेटे अंकिता के माता पिता ने भेंट की है। इस दौरान सीएम ने पीड़ित परिवारों की पीड़ा को गंभीरता से सुना और उनकी ओर से रखी गई मांगों पर विधि सम्मत विपक्ष निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और अंकिता को न्याय दिलाना राज्य सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता में है, जिसके लिए कानून के दायरे में रहकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अंकिता के माता पिता से मुलाकात भी की मुख्यमंत्री ने, क्या कुछ इस दौरान बातचीत हुई? देखिए विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास पर दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता से जो है मुलाकात की है, भेंट की है। और इस दौरान जो है उन्होंने पीड़ित परिवार से उनकी पीड़ा को गंभीरता से सुना। उनके द्वारा रखी गई जो मांग है उन्हीं को सुनते हुए उन्होंने कहा कि विधि सम्मत निष्पक्ष और उचित कार्रवाई जो है वो इसमें की जाएगी। उस तरह का आश्वासन भी जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो है अंकिता के माता पिता को दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवार के साथ है और मजबूती से खड़ी है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर जो है काम कर रही है और जो कानून के दायरे में जो दोषियों को खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी है उसके लिए भी लगातार जो है अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी आगे सीबीआई हो या अन्य कोई भी जांच कराने की जो मांग उनकी है वह जो है की जाएगी। जी, माता पिता की ओर से इस दौरान क्या कुछ मांग रखी गई योगेश? देखिए जो कठिन जांच है उसको लेकर के उनकी ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं हर पहलू पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार एक बार फिर ये मामला सामने आया है और ऐसे में जो जांच के जो लगातार मांग हो रही है उसी को दोहराते हुए उन्होंने भी कहा है कि इसमें पूरे प्रकरण पर जो है तमाम जांच होनी चाहिए, ताकि जो भी जो नाम खुलकर सामने आ रहे हैं उन पर भी जांच हो सके। तो उनके ओर से जांच की मांग की गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि विधि सम्मत जो है निष्पक्ष कार्रवाई और जांच जो है इसमें कराई जाएगी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी आजीवन कारावास की सजा काट रही हैं, लेकिन बाहर सड़कों पर आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन जिस वीआईपी को लेकर प्रदेश की जनता विपक्षी दल सड़कों पर है, क्या वो सच में है भी या नहीं? एक महिला अचानक से ऑडियो और वीडियो के दम पर राजनीति में उथल पुथल कर देती है, जिसका सहारा लेकर सोशल मीडिया पर विपक्षी दल अपने एजेंडे को बढ़ाने लगते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के एक आदेश ने सभी के राजनीतिक एजेंडे को धराशायी कर दिया है। पर सवाल यह है कि जारी ऑडियो और वीडियो कहीं किसी साजिश का हिस्सा या राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? क्या सच है और क्या झूठ? जल्दी इससे पर्दा भी उठेगा और दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। उत्तराखंड में सितंबर 2022 में हुए अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई है। बीजेपी की सरकार के मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो सरकार सभी तरह की जांच को तैयार है। बावजूद विवाद थम नहीं रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें की जा रही है। सीबीआई जांच का आदेश हो, टाइम बाउंडेड हो और 1 महीने के अंदर वीआईपी का नाम उजागर हो, सलाखों के पीछे हो। मुद्दा तो कभी भटकता नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जो बात मैं पहले दिन कही थी कि उस मृत आत्मा को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, मैं आज इसको और बलपूर्वक कह सकता हूं। कल मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कह दिया है, उनके माँ बाप जो जांच चाहेंगे हम उस जांच को कराने के तैयार हैं। उनके एसआईटी जांच में अपने पक्ष रखे। उनके खिलाफ भी कुछ रिपोर्टें दर्ज हुई हैं। दूसरे राठौर है, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। उनको अपने पक्ष रखना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सामने आए ऑडियो और वीडियो के आरोपों में कितना दम है और ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इसी बीच उन लोगों को धक्का जरूर लगा जिन्होंने पूरे प्रकरण में उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम के नाम को उछाला। दुष्यंत गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी मामले में सोशल मीडिया पर चल रहे बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम के नाम वाले कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने के आदेश दिए हैं। The Honorable High Court in the matter of Shri Dushyant Gautam ji has given directions to various defendants, mainly one Miss Urmila
the Indian National Congress, through its President Mallikarjun Kharge, Aam Aadmi Party, through its convener Arvind Kejriwal, to immediately remove the malicious defamatory posts that the official social media handles of the Congress Party, the Aam Aadmi Party, one Miss Urmila has been posting, which are without any facts, without any basis, and they are posted basically to indulge in cheap petty politics. This is a befitting reply to the dirty politics that the Congress Party and the Aam Aadmi Party indulges in, and this is the victory of law. हाई कोर्ट के आदेश पर अब दुष्यंत गौतम ने कहा, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंकिता भंडारी मामले में 3.5 साल बाद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बार-बार उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है। अपने 50 साल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमने लगातार अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखा है। राजनीतिक पार्टियों ने अब हमें बदनाम किया है, हमारी इज्जत खराब हुई है, इससे हमें बहुत दुख हुआ है। देखते हैं, सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही जीत होती है। जिस प्रकार से खड़गे जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी, आम पार्टी के लोगों द्वारा मेरे विरोध में एक षड्यंत्र के तहत अनेकों वीडियो डाली गई, विरोध किया गया। आज मैं कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पहले ही देश दिया इन सबका सोशल मीडिया और ये नहीं हटा तो मेटा, गूगल सबसे पोस्टें हटाई जाए। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हमने जो तथ्य रखे हैं उससे साफ साफ जाहिर होता है। दरअसल खुद को बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी कहने वाली उर्मिला सनावर ने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेता सहित कई लोगों ने बिना जांच पड़ताल दुष्यंत गौतम का नाम लेकर वीडियो पोस्ट कर दिए और उस पोस्ट के बाद दुष्यंत गौतम को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठने लगे और कोर्ट का आदेश है कि सभी तरह के विवादित पोस्ट को 24 घंटे में हटाया जाए। ऑडियो सामने आने के बाद सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर पर कई मामले दर्ज किए गए। जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन तक कर दिया गया। एसआईटी ने कई नोटिस तक भेजे, लेकिन एसआईटी के सामने उर्मिला ने क्या सबूत दिए हैं ये अब तक साफ नहीं है। लिहाजा सवाल ये है कि जारी ऑडियो और वीडियो किसी साजिश का हिस्सा हैं या सियासी षड्यंत्र, जिसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 227 करोड़ 73 हजार की मंजूरी दी है। बता दें कि हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के रोड़ी बेलवाला क्षेत्र पुनरुद्धार के लिए 59 करोड़ और गैरसैंण विधानसभा परिसर में 4 दीवारी और मुख्य गेट निर्माण की दूसरी किस्त 3 करोड़ 95 हजार को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा देहरादून और नैनीताल विकास प्राधिकरण को 9 योजनाओं के लिए करीब 164 करोड़ की स्वीकृत का अनुमोदन प्रदान भी किया गया है। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का होगा आयोजन, मुख्यमंत्री धामी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में प्रतिभागी दल से भी करेंगे संवाद। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। मुख्यमंत्री धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और ऐसे में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में प्रतिभागी दल से भी संवाद करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन भी होगा और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी भी कर ली गई हैं। मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री धामी इस कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रांतीय रक्षक दल निर्देशालय में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 12 जनवरी को आयोजित होने वाले युवा दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की है,
जिसके बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन से प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने के लिए इस साल ये नई पहल की जा रही है। विभाग की ओर से जारी किए गए लिंक पर युवा स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनकी विचारधारा पर आधारित 60 से 90 सेकंड की एक रील भी अपलोड की जाएगी। एक कमेटी इसमें से सर्वश्रेष्ठ 3 प्रविष्टियों को चयन भी करेगी। पहले 3 विजेताओं को 11,000, 7,000 और 5,000 के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। देखिए, हम लोग 12 जनवरी को पूरे देश भर में और उत्तराखंड अपने प्रदेश में युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करता आया है। अब की बार वर्ष 2026 में हम लोगों ने एक नवीनतम प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से हम ऐसे यूथ को आमंत्रित कर रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पर बेहतरीन जानकारियां, बेहतरीन उनके बारे में वक्तव्य, बेहतरीन उनके जीवन का जो उल्लेख करेंगे, जो लगभग 90 सेकंड की जो रील होगी उसे विभागीय वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के साथ में जो बेहतरीन यूथ उसमें सेलेक्ट होगा, नवीनतम प्रयास में हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये इसकी शुरुआत जो है आज से ही इसकी शुरुआत जो है हम लोग कर देंगे और 10 तारीख तक में सबकी स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि कौन इसमें फर्स्ट, कौन इसमें सेकंड, कौन इसमें थर्ड आया। तो एक नवीनतम पहल हम लोगों ने करी है। इसके साथ ही हम लोग अपने राज्य स्तर पर चयनित हमारे जो नवयुवक मंगल दल होंगे, राज्य स्तर पर चयनित हमारे जो महिला मंगल दल होंगे, उनमें पूरे जो प्रथम आएंगे, द्वितीय आएंगे, तृतीय आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। उनको नगद इनाम धनराशि, जो प्रथम आएंगे उनको 1 लाख रुपए, जो द्वितीय आएंगे उन्हें 50,000 की धनराशि और जो तृतीय आएंगे उन्हें 25,000 की धनराशि। चंपावत स्थित पीएम श्री अटल उत्कर्ष राजकीय इंटर कॉलेज मैदान चौमेल में जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की, जिसमें ग्रामीणों की ओर से कुल 97 से ज़्यादा शिकायतें पत्र सीधे जिलाधिकारी को सौंपे गए, जिन पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को मौके पर ही निर्देश दिए गए। शिविर के दौरान एक संवेदनशील मामला भी सामने आया। ग्राम पंचायत खेती काकड़ी के गणेश सिंह अपनी मानसिक रूप से दिव्यांग बेटी के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के उद्देश्य से शिविर में पहुंचे। हर ओर से निराश गणेश सिंह की समस्या को सुनते ही जिलाधिकारी ने मौके पर ही दोनों के दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए। खुशहाल सिंह बिष्ट, मैं ग्राम स्वाली हूँ। चौमेल में जो आज जन जन सभाएं लगी हैं या जो यहाँ पर कर्मचारी आए हैं, खाद्य आपूर्ति से लेकर वन विभाग से लेकर जो यहाँ पर आए हैं कर्मचारी, उनका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पर, हमारे उन लोगों को तक ये सुविधा मिल रही है और प्राप्त हो रही है। चौमेल क्षेत्र में आज जो मेरा 8 साल से काम नहीं हो रहा था, आज काम हो चुका है। धन्यवाद। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के डुंगा में देवखड़ी नाले पर हुए अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई की, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग और नगर निगम की ओर से अतिक्रमणकारियों के मामले पर की जा रही जन सुनवाई की तारीफ की है। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि सभी अतिक्रमणकारी चिन्हित किए जा चुके हैं, उन्हें अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए थे और इसके लिए 17 जनवरी को नगर निगम के ऑडिटोरियम में बैठक भी बुलाई गई है, जहां जिस किसी को भी जारी नोटिस पर आपत्ति देनी है वो अपनी आपत्ति व्यक्त कर सकता है। देवखड़ी ड्रेन को हल्द्वानी में जो अतिक्रमण है उसके ऊपर, उसको लेके ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL चल रही है। उसी में जो एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमारे द्वारा डाली गई थी और इसमें हमारे कहना था कि हमें बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा है और हमें नोटिस पे नोटिस प्रदान किए गए हैं, लेकिन जो हमारे द्वारा जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं कि हम अवैध, हम इंक्रोचर्स नहीं हैं, उसका कोई भी निस्तारण नहीं किया गया है। धरातल पे जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है जो कि शासन द्वारा बताया जा रहा है। इसको लेके आज शासन के द्वारा
द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि वो प्रयासरत हैं तथा वो हमारे ऑब्जेक्शन का डिस्पोजल करे बिना कोई भी हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तथा 17 जनवरी को एक जन सुनवाई का भी आयोजन किया गया है जिसमें वे सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता का ये कहना था कि हमारे द्वारा अनेकों आपत्ति दे दी जा चुकी है परंतु उनका कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है, ना ही हमें कोई नक्शा दिया गया है, ना ही कोई दस्तावेज दिया गया है जिसके तौर पर हमें इंक्रोचर बताया जा रहा है। तो हमें वे सब दस्तावेज प्रदान करने की कृपा करें और ये साथ में ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन इसी के तहत डाली गई। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने कहा है कि आपदा क्षेत्र यमुनोत्री में जो काम होने चाहिए थे अभी तक वो काम नहीं हो सके हैं, जिससे आने वाले समय में जब चारधाम यात्रा का संचालन होगा तो यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यमुनोत्री में भी देखा गया कि पिछले बार काफ़ी आपदा जैसे हालात बने, काफ़ी नुकसान हुआ। अभी किस तरह के ट्रीटमेंट के कार्य भी लगातार चल रहे हैं? यमुना में भी देखा गया था कि जब यमुना बह नहीं पा रही थी। देखिए, ये जो बह नहीं पा रही थी ये तो अभी 8-9 महीने पहले का वो है, 7-8 महीने पहले ही वहाँ पे पूरी झील बन गई थी। उसकी तो बात ही क्या करें, वहाँ तो अभी 7 ही 8 महीने हुए। जहाँ 2024 में आपदा आई थी यमुनोत्री में, उस पे भी जो पूरे यमुनोत्री मंदिर के लिए संकट में आ गया था। यमुनोत्री मंदिर पूरा भूधसाओं की चपेट में आ गया था माँ यमुना के विकराल रूप से। उस पे तक अभी तक टेंडरिंग और उसका खेल चल रहा है। कई मतलब 2 सालों से कि आज टेंडर हो रहे हैं, कल ये होने वाला है, परसों ये होने वाला है, और मतलब वही चल रहा है कि कल परसों, हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीने में। और आज तक भी माँ यमुना के सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं किए गए हैं। चाहे वो स्याना चट्टी का रख लीजिए, चाहे यमुनोत्री जी का रख लीजिए, कहीं पे भी सरकार के द्वारा कोई भी कार्य जो हुए हैं वो सारे के सारे कार्य रुके पड़े हैं या रोके गए हैं, ये मैं कह नहीं सकता। वैसे मुझे तो लगता है रोके गए हैं, क्योंकि सरकार जो भाजपा सरकार पूरे धर्म के नाम पे राजनीति करती है, और वो जो हमारा इतना बड़ा धार्मिक स्थल है उसी की सुरक्षा के लिए संवेदनशील नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये सरकार जो भी कार्य रोके हुए हैं ज़बरदस्ती रोके हुए हैं। लेकिन विधायक जी, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं और यमुनोत्री में अगर काम नहीं होते तो 2 से 3 महीने बाद फिर कपाट खुलेंगे। कैसे तीर्थयात्री दर्शन कर सकेंगे? क्या उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा फिर से? हाँ, निश्चित ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसी थोड़ी सी भी बारिश आएगी तो चाहे यमुनोत्री मंदिर की बात हो, चाहे स्याना चट्टी की बात हो, दोनों ही जगह स्याना चट्टी में फिर झील बन जाएगी। क्योंकि जैसी वो जहाँ से ऊपर से वो टूट रहा है वो थोड़ा सा भी आएगा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा लेवल पुल के पास तक है, और आज तक वहाँ से मलबा नहीं हटाया गया है, दीवारें नहीं शुरू हुई हैं दोनों ही जगह, चाहे यमुनोत्री में है चाहे स्याना चट्टी में है। तो सरकार अगर यात्रियों की सुख सुविधा का ध्यान रखती तो वो कार्य तो उन्हीं दिनों शुरू हो जाने चाहिए थे जब ये आपदा आई थी। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो संजय डोभाल जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। उत्तराखंड में बीजेपी की मुश्किलें विपक्ष से ज्यादा अपने ही नेताओं ने बढ़ा रखी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जहां बीजेपी अपने ही नेताओं से सवाल से घिरी हुई है, तो वहीं अब बीजेपी के नेता राम शरण नोटियाल ने अपने गृह क्षेत्र की विधानसभा सीट में करोड़ों के भ्रष्टाचार आरोप अपने ही विधायक पर लगा दिए। देहरादून के विकास नगर में बीजेपी नेता राम शरण नौटियाल ने विकास नगर पालिका में डाली गई सीवर लाइन में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीवर लाइन को बिछाने के कुछ दिन बाद ही सड़कें धंसने लगी हैं। सड़कों पर अपने आप गड्ढे बन रहे हैं, कई जगह तो बिछाए गए पाइप लीकेज हो रही है। इस प्रोजेक्ट की कीमत 535 करोड़ रुपए है। जो बैठे हैं ना, जो यूं करते यूं कभी यूं करते हैं, उनसे पूछिए ईमानदार और क्या क्या, हाँ उनसे पूछिए क्या हुआ इसका। कोई योजना ऐसी नहीं है जिस पर कमीशन खोरी नहीं हो रही है। मैं अभी मुंह खोलूंगा कि नगर पालिका जो सीवर लाइन बन रही है
इसमें नहीं भी तो 100 करोड़ रुपए करीबन जो है रिश्वत खाई गई है, रिश्वत खाई गई या घोटाला हुआ है। मेरा कहने का अभिप्राय है इसमें ठेकेदार और एक दो लोग जो ये घूमते हैं, ये कौन सी बात है कि और अगर नगर पालिका क्षेत्र के लोग सीवर लाइन की शिकायत कर रहे हैं तो नेता लोग जो है हाथ में छड़ी लेकर के किसी के बाथरूम में जाके देख रहे हैं कि क्या शिकायत है, बाथरूम की शिकायत है या किसी घर की शिकायत है, और वो गांव घर घर में पूछे क्या शिकायत है तुम्हारी। अब सीवर लाइन में कितना घोटाला हुआ है, कितना पैसे का दुरुपयोग है, उसको जो उस लाइन को जो डाला गया है उसके मानक पता करिए। इन्होंने तो सीधा सड़क खोदी और उसमें पाइप दबा दिए, उसकी क्योरिंग होती है, उसके ऊपर अब गाड़ियां चलनी है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो स्लैब वगैरह कुछ पड़ने चाहिए, उसमें मेटलिक का काम होना चाहिए, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। हाँ, इतना मैंने पहली बार देखा है कि जनप्रतिनिधि अगर जनता कोई शिकायत करती है तो जनप्रतिनिधि जो है शिकायतकर्ताओं के घर पहुंचते हैं, उनके पास उनके घर पहुंचकर उनको दबाते हैं, उनको समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब? रामशरण नौटियाल का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से कमीशन खोरी हुई है। उन्होंने इशारों में विधायक मुन्ना सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि कमीशन खोरी क्षेत्र में चल रही है, हर योजना में हो रही है। ये योजना नियमों और मानकों की अनदेखी कर बनाई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।